Hello everyone, I am Khan Mohammad Mohtashim Azhar. This is my third video lecture of Design of Steel and RCC Structure, Diploma in Civil Engineering का 5th semester. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेथड ऑफ डिज़ाइन। मेथड ऑफ डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू बता देता हूँ कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है। प्लीज़ अगर आपने मेरा फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर को देखो, जिससे क्या होगा आप कंटिन्यूटी में रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज़ देखा था कि बेसिकली फर्स्ट सेक्शन था आई सेक्शन। आई सेक्शन कुछ इस तरह से होता है जिसके अंदर ये बॉटम वाला फ्लैंज होता है, हम लोग इसको फ्लैंज बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेब। ये मार्केट में जो अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल है, ISJB, ISLB, ISMB, ISHB, ISWB, ISSC। मार्केट में ये जो सेक्शन है आई सेक्शन वो बीम के लिए यूज़ होता है और इसका मिनिमम साइज़ मार्केट में अवेलेबल है 75/50 और मैक्सिमम साइज़ मार्केट में अवेलेबल है 600/210। इसके साथ हम लोगों ने कल सेकंड देखा था चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन के अंदर दो फ्लैंज होते हैं और एक वेब होता है। चैनल सेक्शन हम लोग बिल्टअप सेक्शन के तौर पे हम लोग को यूज़ में आता है जब हम लोग दो चैनल सेक्शन को इस तरह से जॉइंट करेंगे तो हम लोग इसको कॉलम की तरह हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग ने दो चैनल सेक्शन को इस तरह से कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ लेसिंग और बैटनिंग तो क्या होगा, हम लोग को एक अच्छी खासी जगह मिल जाएगी जिसके अंदर से हम लोग कोई भी चीज़ पास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया कि इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, ISJC, ISLC, ISMC, ISMCP। मार्केट में इसका जो मिनिमम साइज़ अवेलेबल आप लोगों को मिलेगा वो 100/45 का अवेलेबल है और मैक्सिमम साइज़ जो अवेलेबल है 400/100। थर्ड वन हम लोगों ने पढ़ा था टी सेक्शन। टी सेक्शन के अंदर एक फ्लैंज होता है और एक वेब होता है। टी सेक्शन जनरली हम लोग ट्रसेस के अंदर यूज़ करते हैं, स्टील रूफ ट्रसेस के अंदर, और बिल्टअप सेक्शन के लिए हम लोग टी सेक्शन यूज़ करते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप है, ISJT, ISLT, ISMT, ISNT, ISHT, ISDT। मार्केट में इसका मिनिमम साइज़ है 20/20/3 और मैक्सिमम साइज़ 150/150/10। इसके बाद हम लोग ने देखा था एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन हम लोग ट्रसेस के अंदर यूज़ करते हैं। कॉम्प्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर दोनों के लिए भी एंगल सेक्शन यूज़ होता है। एंगल सेक्शन के अंदर भी दो टाइप देखे हम लोग ने, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल सेक्शन। जब दोनों भी ए और बी अगर सेम रहेगा तो हम लोग उसको इक्वल एंगल कहेंगे और ए और बी डिफरेंट रहेगा तो हम लोग उसको अनइक्वल सेक्शन कहते हैं। इसका भी मार्केट में जो साइज़ अवेलेबल है 20/20/3 टू 200/200/25 तक का मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन था जो MSBT एग्ज़ाम में पूछा था, ड्रॉ एनी 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर स्टील सेक्शंस। तो हम लोग को सिर्फ इतने ये 4-5 ड्रॉ करने हैं बस 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद मैंने लिस्ट ऑफ IS कोड बताया था कि हॉट रोल्ड स्टील बार्स, कॉलम, चैनल, एंगल सेक्शन के पूरे डायमेंशन आप लोग को IS 808 1989 के अंदर अवेलेबल है। अगर आप लोग स्टील देख रहे हो तो स्टील स्ट्रक्चर के लिए आप लोग को ये सारे IS कोड यूज़ करना है। अगर आप लोग कंक्रीट, स्टील रेनफोर्स कंक्रीट यूज़ कर रहे हो तो आप लोग IS 432, IS 1139, IS 1786, IS 2090 यूज़ करेंगे। स्टील फॉर बार्स एंड रिवेट, अगर आप लोग को बार्स और रिवेट के अंदर कोई स्टील का वर्क करना है तो आप IS 1148, IS 1149, IS 1570, 2073, 7383, 4431, 4432, 5517 यूज़ करोगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था स्टील फॉर ट्यूब्स एंड पाइप,
ट्यूब और पाइप जो स्टील के होते हैं उसके लिए हम लोग बेसिकली ये 3 IS कोड यूज़ करेंगे। और कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है वो है IS 800/2000। इसके अंदर टोटली लिमिट स्टेट डिज़ाइन है। आपको मैं बताऊंगा कि लिमिट स्टेट डिज़ाइन क्या होता है, और पूरे कैलकुलेशन और पूरे लॉज, पूरे फार्मूले हम लोग को IS 800/2007 के अंदर अवेलेबल है लिमिट स्टेट डिज़ाइन के। फॉर वेल्ड एंड स्ट्रेस के लिए हम लोग IS 816-1969 यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड देखे थे कि एक स्टील स्ट्रक्चर पे कौन से लोड आता है। बेसिकली 5 लोड है: डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड और सेस्मिक लोड। ये 5 लोड एक स्टील स्ट्रक्चर पे आता है। ये पांचों का कॉम्बिनेशन लेके हम लोग लोड डिसाइड करते हैं और स्टील के मेंबर को डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ डिज़ाइन से। बेसिकली 3 मेथड है डिज़ाइन के। फर्स्ट वन होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसके अंदर हम लोग सर्विसेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। सेकेंड वन होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड, जिसके अंदर हम लोग मटेरियल की स्ट्रेंथ को इम्पोर्टेंस देंगे। थर्ड वन होता है लिमिट स्टेट मेथड, जिसमें हम लोग सर्विसेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को भी ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करते हैं। मेथड ऑफ डिज़ाइन और वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड को अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लेते हैं, जो हम लोग ने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था। देखिए ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने ऐसा कर्व देखा होगा मटेरियल का, कि मटेरियल के ऊपर जब आप लोग लोड अप्लाई करते हो तो मटेरियल ब्रेक होने से पहले क्या क्या शो करता है। तो यहाँ पर देखिए Y1 ये होता है अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, यहाँ तक हमारा मटेरियल इलास्टिक बिहेव करता है। अपर यील्ड पॉइंट के बाद हमारा मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर के अंदर चला जाता है। O/Y1 जो पोर्शन रहेगा ये हुक्स लॉ ओबे करता है, मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है ये पोर्शन के अंदर। उसके बाद आता है Y2 पॉइंट, जो कि लोअर यील्ड पॉइंट होता है। उसके बाद आता है पॉइंट U, अल्टीमेट स्ट्रेस जिसे कहते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है ब्रेक पॉइंट। तो चलिए WSM क्या कहता है। WSM ये कहता है कि मेरा जो लोड है, जो स्ट्रेस मुझे अप्लाई करने हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ Y2 तक ही अप्लाई करूंगा। Y2 के आगे मैं नहीं जाऊंगा। मेरा फाइनल पॉइंट रहेगा Y2, और मुझे जो भी वर्क करना है, जो भी स्ट्रेसेस अप्लाई करने के हैं मटेरियल पे, मैं सिर्फ और सिर्फ Y2 तक ही लूँगा। लेकिन Y2 भी नहीं लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने के बाद ये Y2 से भी और थोड़ा कम कुछ ये पॉइंट तक हम लोग लेते हैं WSM में। LSM में क्या होता है, LSM ये कहता है कि जब मेरा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे है तो मैं सिर्फ Y2 तक मटेरियल को स्ट्रेस क्यों करूँ। मेरी ये जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की, ये मेरी मटेरियल की स्ट्रेंथ वेस्ट जा रही है। तो लिमिट स्टेट मेथड ये कहता है कि मैं एक पॉइंट लूंगा जिसे मैं अल्टीमेट स्ट्रेस कहूँगा। मैं वहाँ तक मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करूँगा ब्रेक पॉइंट से पहले। लिमिट स्टेट मेथड के अंदर हम लोग सेफ्टी को भी देख रहे हैं और सर्विसेबिलिटी को भी देख रहे हैं। यहाँ पे क्या था, सिर्फ सर्विसेबिलिटी को देखा जाता था, लेकिन LSM में क्या है, सेफ्टी भी देख रहे हैं हम लोग और सर्विसेबिलिटी, मतलब स्ट्रेंथ और सर्विसेबिलिटी दोनों को देखा जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। समझ लीजिए ये एक जो मैंने पेन बताया है, ये एक स्टील मेंबर है, और इसके अंदर जो इसकी रिफिल है ये इसकी स्ट्रेंथ है। तो WSM क्या कहता है कि ये पेन मैं 50 to 60% ही यूज़ करूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये पेन यूज़ कर रहा हूँ कुछ भी चीज़ लिखने के लिए, तो मैं सिर्फ यहाँ तक यूज़ करूँगा, उसके बाद इसको फेंक दूँगा। जबकि ये ख़त्म जब होगा, ये समझ लीजिए मेरा ये ब्रेक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आ गया, मतलब ये पेन यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग को इसको फेंक देना पड़ेगा। तो LSM क्या बोलता है कि मैं मेरा पेन यहाँ तक क्यों यूज़ करूँ, जबकि मेरे पास पेन में इतनी रिफिल और है। तो LSM क्या बोलता है कि मैं पेन को यहाँ तक यूज़ करूँगा, मेरी इंक ख़त्म होने से पहले, मतलब मेरा ब्रेक पॉइंट आने से पहले मैं उसको यूज़ करूँगा। और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मेरा पेन ख़त्म होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा
कि यहाँ पे दूसरा पेन यूज़ करूँगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि आप लोगों को समझ में आए, इसका दूर दूर तक कुछ भी रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये आप लोगों को समझाने के लिए कि एक इसको मैंने स्टील मेंबर कंसीडर किया कि एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में फ़र्क क्या है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलएसएम में हम लोग 50 to 60% मटेरियल की स्ट्रेंथ कंसीडर करके डिज़ाइन करते हैं, और एलएसएम के अंदर हम लोग मटेरियल की 90% स्ट्रेंथ कंसीडर करके डिज़ाइन करते हैं। तो मेथड ऑफ डिज़ाइन में वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर क्या होता है कि हम लोग यील्ड पॉइंट, जो लोअर यील्ड पॉइंट है, इसको हम लोग बेस पॉइंट कंसीडर करते हैं और मेरा फाइनल पॉइंट कंसीडर करते हैं डिज़ाइन के लिए। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस एट अ मैक्सिमम स्ट्रेस फाइबर इज कंसीडर टू बी अ बेंचमार्क। मैं बेंचमार्क कंसीडर करूंगा मेरा यील्ड स्ट्रेस का। जो फर्स्ट क्रैक आता है मटेरियल के अंदर, मैं वहां तक ही कंसीडर करूंगा। लेकिन सेकेंड वन लिमिट स्टेट के अंदर हम लोग सेफ्टी भी देखेंगे और सर्विसबिलिटी भी देखेंगे। दोनों भी देखते हुए हम लोग को डिज़ाइन करना होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट। बेसिकली दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में क्या होता है कि हम लोग मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होता है, इन दिस मेथड बाय अज्यूमिंग अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर कनेक्टेड विद द फेलियर अंडर द एक्शन ऑफ प्रोपेबल एंड मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड। आपके पास जो भी लोड रहेगा, डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, उसका एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं IS 800 2000 के अंदर आप लोगों को ये पूरा कॉम्बिनेशन और पूरा डिज़ाइन मिलेगा। तो वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लोग एक वेट डिसाइड करते, एक लोड डिसाइड करते, जिसको हम लोग एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई स्टील का स्ट्रक्चर है और मुझे उसके ऊपर 100 kg का वेट अप्लाई करना है या 100 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई करना है। तो मैं, जो ओनर रहेगा, उसको क्या करूँगा, मैं डिज़ाइन करने के बाद बोलूँगा क्या कि मैं ये जो मटेरियल है तो ये सिर्फ और सिर्फ 90 किलो न्यूटन तक ही जाएगा। क्यों? एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि मैं 100 भी बोल दिया तो चल जाता है, क्योंकि वो मटेरियल 100 तक चलेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 90 बोल रहा हूँ, सामने वाले को 10% कम बता रहा हूँ। ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का पर्पस, कि अगर बाय चांस मटेरियल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया या कुछ डिज़ाइन के टाइम पे, या हो सकता है वर्कर से कुछ गलती हो जाए, तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मुझे एक्यूरेट नहीं मिलती है, थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए मैं सामने से पहले एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसके अंदर हम लोग देखेंगे प्लास्टिक कोलैप्स देखते हैं, स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्वे, ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग और फैटिक। ये 3 पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वन है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। सर्विसबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं कि फर्स्ट वन डिफ्लेक्शन, के लैक ऑफ सेफ्टी ना लगे। अब मैंने तो ये देख लिया कि मेरा मटेरियल के अंदर क्रैक आ गया, क्रैक आने के बाद भी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डिफ्लेक्शन देखना है कि इतना भी देर तक मैं वहाँ पे ना रुक जाऊँ कि वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो और मुझे लगे कि नहीं, अब ये मेरी बिल्डिंग और ये मेरा स्ट्रक्चर गिरने वाला है। सेकेंड वन होता है ड्यूरेबिलिटी, कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ड्यूरेबल कितना है, वो देखा जाता है इस लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में। थर्ड वन वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर कितना कितना वाइब्रेशन हो रहा है। लास्ट वन आता है फायर रेजिस्टेंस, कि ये फायर के लिए कितना रेजिस्ट करेगा। थर्मल और स्टील फायर के बाद उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो वो ये 4 पॉइंट्स हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के अंदर कंसिडर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंस फैक्टर, जोन फैक्टर क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड क्या होता है, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। प्लीज़ ये वीडियो को अच्छे से देखो, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझ लेना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड।
इंटरव्यूज़ के अंदर भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड बार बार पूछा जाता है कि क्या होता है। थैंक यू।